हेलो बच्चों, वेलकम टू शालिनी ओब्लिकस चैनल। आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड 10th का हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है अप्लाइड हिस्ट्री। तो पहले हम लोग यहाँ पे हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं जिसके बेसिस पे हम लोग को ये लेसन जो है सीखना है। तो उसमें है व्हाट इज़ अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड्स, अप्लाइड हिस्ट्री एंड आवर प्रेजेंट, मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, और लास्ट है अफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड्स। तो ये जो 5 कॉन्सेप्ट्स है, ये जो 5 टॉपिक्स है, ये हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे कि व्हाट इज़ अप्लाइड हिस्ट्री। तो अप्लाइड हिस्ट्री इज़ ऑल्सो नोन एज पब्लिक हिस्ट्री। तो अप्लाइड हिस्ट्री जो है पब्लिक हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी उसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। Applied history is a field of study concerned with the application of history for the benefit of people in the contemporary and future times। ठीक है, तो अप्लाइड हिस्ट्री क्या है, कौन सा है, फील्ड ऑफ स्टडी है जो किससे कंसर्न है, एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल इन कॉन्टेम्पररी एंड फ्यूचर टाइम्स। तो हिस्ट्री जो है हम लोगों ने, व्हाट इज़ हिस्ट्री, बेसिकली हिस्ट्री इज़ द लर्निंग ऑफ द पास्ट। तो हमारे पास्ट में क्या क्या हुआ था ये हम लोग सीखते हैं, उसी का नाम क्या है, हिस्ट्री है। उसे हम लोग मराठी में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। तो जो होकर गया हो। अप्लाइड हिस्ट्री क्या है, जो हिस्ट्री हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं उसका एप्लीकेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर टाइम्स। ठीक है ना, काफ़ी इजी। अप्लाइड हिस्ट्री मतलब जो भी हम लोगों ने हिस्ट्री सीखा है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ठीक है, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज़ यूजफुल एज इट कैन प्रोवाइड गाइडेंस इन फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू कंटेम्पररी सोशल इश्यूज एंड इनकॉर्पोरेट देम इन द सोशल प्लानिंग। तो नॉलेज जो है हिस्ट्री का, हम लोग जो पास्ट ऑलरेडी सीख चुके हैं वो क्यों यूज़फुल है, हम लोग हिस्ट्री क्यों सीखते हैं बेसिकली। एक उसका रीज़न है कि हम लोग को जो हमारा पास्ट है वो कितना रिच था, और हम लोग का पास्ट जो है हम लोग ट्रेडिशनली, कल्चरली, मॉरली कितने रिच है। मॉरल जो है इनहेरिटेंस हम लोग का आगे का जनरेशन में आने के लिए, वो सब तो वैल्यूज़ सीखना चाहिए। हम लोग को हमारा पास्ट पता होना चाहिए कि वेयर एग्जैक्टली डू वी कम फ्रॉम, हम लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। उसका दूसरा रीज़न है कि हिस्ट्री में जो भी मिस्टेक्स हुई है तो वो जो फ्यूचर जनरेशन्स है वो ना दोहराए, इसके लिए क्या किया जाता है, हिस्ट्री सिखाया जाता है। तो ये जो है मेन दो रीजंस है। अगर आपको और भी रीजंस पता है, अगर आपको और भी रीजंस दिमाग में आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है देखिए, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री क्यों यूजफुल है। इट कैन प्रोवाइड गाइडेंस एंड फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू कंटेम्पररी सोशल इश्यूज एंड इनकॉर्पोरेट देम इन सोशल प्लानिंग। तो जो सोशल इश्यूज है, जो प्रेजेंट सोशल इश्यूज है और सोशल प्लानिंग है, तो सोसाइटी, इंसान जो है वो सोसाइटी में रहता है, तो मैन इज़ अ सोशल एनिमल, राइट। कभी भी वो अकेले नहीं रह सकता। तो इसके लिए क्या किया जाता है, सोसाइटी को एज अ सिस्टम कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं, बिल्ड कैसे कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर, ये हम लोग को क्या कहा गया है, इसके लिए क्या टर्म यूज़ किया गया है, सोशल प्लानिंग। तो सोशल प्लानिंग कैसे की जा सकती है और जो करंट सोशल इश्यूज़ है उसको कैसे हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्यूशन जो है कैसे हम लोग इसका ढूंढ सकते हैं, उसके लिए हमें हिस्ट्री के नॉलेज से क्या मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग को एक दिशा मिलेगी कि हम लोग अच्छा ये दिशा में सोच सकते हैं। ठीक है, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज एसेंशियल फॉर दिस पर्पस। इसी के लिए क्या है, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री बहुत बहुत ज़रूरी है। द प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स रिलेटेड टू अप्लाइड हिस्ट्री कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट अलॉन्ग विथ द टेक्निकल एक्सपर्ट्स। तो जो अप्लाइड हिस्ट्री का जो एप्लीकेशन के लिए प्रोजेक्ट और प्रोग्राम जो है कंडक्ट किए जाते हैं, उसका वजह से क्या होता है, जो आम इंसान जो है वो और जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स है वो भी, उनको क्या मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है ये सारे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने का। तो समझिए अगर कोई इतिहासकार है, ठीक है, तो कोई हिस्टोरियन है, तो जो सारी टेक्निकल चीज़ें हैं वो उसे ही पता होगी।
ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट जैसे होते हैं जो हिस्ट्री के जानकार होते हैं, ठीक है, तो उन्होंने प्रोफेशनल उसमें एजुकेशन किया रहता है, तो वो तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं क्या, बट क्या आम नागरिक जो है वो पार्टिसिपेट कर पाते हैं ऐसी चीज़ों में? ज़्यादातर नहीं, वो पार्टिसिपेशन काफ़ी कम होता है और काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड होता है। इसके लिए जो प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स जो है अप्लाइड हिस्ट्री को जो प्रमोट करने के लिए कंडक्ट किए जाते हैं, उसमें क्या होता है, लोगों को पार्टिसिपेट करने का और साथ में टेक्निकल एक्सपर्ट्स को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। और इससे क्या हो जाएगा, इससे जो है लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस और ज़्यादा नॉलेज स्प्रेड होता रहेगा। Their participation in the capacity of tourists visiting museums and ancient site is also important. तो जो लोगों का पार्टिसिपेशन है, जैसे टूरिस्ट बन के जाते हैं जो म्यूज़ियम या फिर जो एंशियंट जो साइट्स है, जो पुरातन जो साइट है, मतलब कोई किला है या कोई ऐसा महल है, ठीक है, तो ऐसी सारी जगह पे जब टूरिस्ट करके विज़िट करते हैं लोग, तो उनका जो पार्टिसिपेशन है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। टूरिज़्म क्रिएट्स इंटरेस्ट इन हिस्ट्री अमंग पीपल। तो टूरिज़्म से क्या होता है, जो लोगों के बीच में जो है हिस्ट्री के लिए इंटरेस्ट डेवलप होता है, ठीक है। तो लोग जो है इतिहास जब भी जानने लगेंगे, उसके पीछे का जो जो रीजंस है, जो जो स्टोरीज़ है वो जानने लगेंगे, तो लोगों में क्या बढ़ेगी, धीरे धीरे उसकी जो रुचि है वो बढ़ेगी इतिहास के प्रति, ठीक है। दे कैन वॉलंटियर टू पार्टिसिपेट इन द कंजर्वेशन एंड प्रेजर्वेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ देयर ओन सिटी और टाउन और विलेज। तो इसी की वजह से लोग क्या करेंगे, वॉलंटियर करेंगे, मतलब खुद से आगे बढ़ के हेल्प करेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, जो कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्रोजेक्ट है। तो उनके जहाँ पे भी ऐसी कोई ऐतिहासिक वास्तु है, तो जैसे मुंबई में किले हैं और अलग अलग म्यूज़ियम्स है, ठीक है, तो ऐसी जगहों को, बांद्रा में है, वली फोर्ट है, तो ऐसी जगहों को जो है उसका जो महत्व है, ऐतिहासिक महत्व उस वास्तु का, वो बनाए रखना चाहिए। वहाँ पे जाके लोग दीवारों पे लिखते हैं, वो जो हमारा ऐतिहासिक वास्तु है उसको गंदा कर देंगे, कचरा फेंकेंगे, ठीक है। तो लोग ऐसे, जब भी उनमें ऐसा अवेयरनेस बढ़ेगा, जब भी वो हिस्ट्री उसके पीछे की जानेंगे कि कौन से राजा ने समझिए बनाया था और उसका कैसे जो है अभी करंट सिचुएशंस में ध्यान रखा जा रहा है, और लोगों के पार्टिसिपेशन की उसमें कितनी ज़रूरत है, तो लोग क्या करेंगे, खुद से वॉलंटियर करेंगे। तो अगर कोई भी जाके अभी कभी भी आप किसी को भी ऐसे ऐतिहासिक वस्तु में या कहीं पे भी ऐसे कचरा फेंकते हुए देखेंगे, या कुछ अच्छी चीज़ जो है, दीवार या हमारी ऐतिहासिक वास्तु की दीवार जो है, किले की दीवार, म्यूज़ियम की दीवार, उसको कोई ख़राब करता रहेगा, तो आप उसको जाके बताना कि ऐसा करना क्या है, गलत है, ठीक है। तो जैसे लोगों में क्या हो जाएगा, इसका इम्पोर्टेंस जैसे लोगों को पता चल जाएगा, तो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब उसका जो है रेस्टोरेशन करना, उसका जो है ऐतिहासिक वास्तु वो बचा के रखना, और प्रिजर्वेशन मतलब उसे ठीक करना। तो वो सारी चीज़ें जो है, ऐसे प्रोजेक्ट जो है कंडक्ट किए जाते हैं इन चीज़ों के लिए। तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करेंगे अपने खुद के लिए, जो है खुद के सिटी, टाउन या विलेज के लिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक कॉलम हमारा बाकी है पब्लिक हिस्ट्री का, वो हम लोग पढ़ते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो पब्लिक हिस्ट्री। तो पब्लिक हिस्ट्री क्या है, ये हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। पीपल हैव लॉट ऑफ मिसगिविंग्स अबाउट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। For example, history is usually thought as field of interest only for historians and students wishing to pursue higher studies in the subject and not pertaining to practical life. History as a field of knowledge does not have any applicability or economically productive fields etc. तो क्या है, देखिए यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि लोगों को जो है बहुत सारी गलतफहमी होती है हिस्ट्री के बारे में। उनको ऐसा लगता है कि हिस्ट्री जो है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कुछ है ही नहीं, ऐसा लोगों को लगता है। क्योंकि जनरल लाइफ में ऐसे आपको कोई आके राह चलते तो कोई पूछेगा नहीं ना कि ये राजा का जो है जन्म कब हुआ था, ये राजा ने कितने किले जीते, है ना। तो ऐसी जो है समझ है लोगों की कि हिस्ट्री का जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता नहीं है।
तो फॉर एग्जाम्पल क्या दिया है उन्होंने एग्जाम्पल, हिस्ट्री को क्या माना जाता है, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ हिस्टोरियंस के लिए या फिर जो स्टूडेंट्स है जो हिस्ट्री आगे पढ़ना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए, उनका ही जो है इंटरेस्ट का फील्ड माना जाता है, ठीक है। लेकिन हिस्ट्री ऑफ एज अ फील्ड ऑफ नॉलेज, जैसे अभी हम लोग को साइंस का नॉलेज है तो हम लोग को पता है कि 100 डिग्री पे पानी बॉईल होता है, तो अगर गर्म पानी में आप हाथ डालोगे तो हाथ जल जाएगा। ये कॉमन है ना, हम लोग को जो डे टू डे लाइफ भी है उसमें हम लोग ये चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। और अभी हम लोग को ये भी पता है कि प्लांट्स जो है उनका कैसा है, फूड जो है वो खुद का फूड खुद ही प्रोड्यूस करते हैं। देन लिविंग साइकिल क्या है, जैसे इंसान का मतलब फूड चेन क्या होता है नेचर का, है ना, ये सब हम लोग को पता होता है। तो ये जो साइंस है या मैथ्स है, बेसिक कैलकुलेशन, तो वो क्या करते हैं हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। आपका ये लैंग्वेज, तो लैंग्वेज भी हम लोग डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। लेकिन हिस्ट्री एज फील्ड ऑफ नॉलेज, उसको कुछ एप्लीकेबिलिटी नहीं है या फिर उसका इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव फील्ड भी वो हिस्ट्री नहीं है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। पब्लिक हिस्ट्री हेल्प्स टू ओवरकम सच मिसगिविंग्स एंड मेक्स हिस्ट्री मीनिंगफुल इन एवरीडे लाइफ, कनेक्टिंग पीपल टू हिस्ट्री। तो पब्लिक हिस्ट्री की वजह से क्या होता है, ये जो गलतफहमी है लोगों में, जनता में, वो क्या की जाती है, दूर की जाती है। कैसे, लोगों को जो है हिस्ट्री के बारे में जानकारी देकर, ठीक है। देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज अब्रॉड वेयर वेरियस कोर्सेज इन पब्लिक हिस्ट्री आर ऑफर्ड। तो अब्रॉड मतलब हमारे जो है भारत से बाहर काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे पब्लिक हिस्ट्री पे जो है कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, मतलब सिखाए जाते हैं। सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी इज़ एन इंस्टीट्यूट एट बेंगलुरु, कर्नाटका. This institute has an independent department named Center for Public History. This department has taken up various projects and research in the field of public history. तो ऐसा ही एक जो है यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी जो है बेंगलोर में है, जो कर्नाटका में है, ठीक है। और ये इंस्टीट्यूट क्या करता है, उसका एक खुद का इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है जिसका नाम है सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री। और जो ये डिपार्टमेंट क्या करता है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स और रिसर्च वर्क जो है पब्लिक हिस्ट्री के लिए कंडक्ट करता है, ताकि लोगों में क्या हो जाए, अवेयरनेस हो जाए हिस्ट्री को लेकर, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं सेकंड जो कॉन्सेप्ट है हमारा, अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड्स, ठीक है। तो अलग अलग फील्ड्स में हिस्ट्री का एप्लीकेशन और उसका रिसर्च क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे। हिस्ट्री इज अबाउट द पास्ट इवेंट्स, जैसे मैंने आपको पहला ही स्टेटमेंट बोला था कि हिस्ट्री क्या है, इट इज अबाउट द पास्ट इवेंट्स। यू लर्न द पास्ट इवेंट्स थ्रू हिस्ट्री। द वे आवर प्रेजेंट लाइफस्टाइल इज शेप्ड is dependent on the historical chain of events. तो आज का हमारा जो प्रेजेंट लाइफस्टाइल है ये कैसे शेप हुआ, ये कैसे बना, ये किस पर डिपेंड करता है कि हम लोग का पास्ट कैसे था। मतलब हम लोग का मतलब अभी हम लोग जो परिवार में है वो परिवार कहीं से तो बिलोंग करता है, कहीं से तो शुरू हुआ, राइट। तो वही जो है जनरेशन टू जनरेशन कैसे प्रोग्रेस हुआ, ठीक है, ये सब जानना, इसे क्या कहते हैं, यही सब चीज़ को हिस्टोरिकल चेन ऑफ इवेंट्स कहते हैं। हिस्टोरिकल इवेंट्स रिलेट टू वेरियस फील्ड्स लाइक पॉलिटिक्स, सोशल एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर ऑफ अ कम्युनिटी, फिलोसॉफी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस एक्सेट्रा। तो हिस्टोरिकल इवेंट्स जो है वो कौन से फील्ड से कनेक्टेड है, पॉलिटिक्स, ठीक है, मतलब राजनीति, सोशल एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर ऑफ अ कम्युनिटी। तो एक कम्युनिटी का, जो पर्टिकुलर कम्युनिटी में आप रहते हो, जहाँ से आप बिलोंग करते हो, उसका सोशल और रिलीजियस स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, वो फिलोसॉफी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस। तो ये जो सारे फील्ड्स है इसको हिस्ट्री रिलेट करता है। ईच ऑफ दिस फील्ड्स हैव देयर ओन हिस्ट्री ऑफ बिल्डिंग नॉलेज। तो ये सारे फील्ड्स का भी क्या है, एक खुद का ही अपना हिस्ट्री है, किस चीज़ का, नॉलेज बिल्ड करने का। मतलब अगर आप साइंस की बात करोगे तो कैसे हम लोग देखेंगे साइंस को, पहले क्या था, एकदम स्टोन एज था, फिर इंसान ने धीरे धीरे कैसे डेवलप किया, देन ग्रेविटेशन का कैसे डिस्कवरी हुआ, ये सारी चीज़ें। तो साइंस का हिस्ट्री क्या हो गया, ये सब। तो इंसान पहले क्या था, देन डार्विन्स थियरी तो हम लोगों ने पढ़ा है,
एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, साइंस की हिस्ट्री है। तो साइंस की खुद की एक हिस्ट्री है कि साइंस कैसे डेवलप हुआ, ठीक है। और ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। तो ये जो सारे फील्ड्स है वो खुद की एक अपनी हिस्ट्री कैरी करते हैं जिससे नॉलेज बिल्ड किया गया है। तो आज हमें जो सारी जानकारी है ये फील्ड्स के बारे में, उसकी एक खुद की हिस्ट्री है, ठीक है। The direction of future development in every field is dependent on the state of available knowledge. तो जो फ्यूचर डेवलपमेंट है हर फील्ड का वो किस पे डिपेंड करता है, जो डायरेक्शन में कैसे जाएगा फ्यूचर डेवलपमेंट, जिस डायरेक्शन में जाएगा वो डिपेंड करता है कि आज हमारे पास कितना नॉलेज अवेलेबल है। तो आज जो करंट नॉलेज है उससे आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि हम लोग को पहले से क्या पता है। तो सिंस द बिगिनिंग हम लोग कितना जानते हैं अभी तक टिल द करंट टाइम, ये क्या हो गया हमारा टोटल अमाउंट ऑफ नॉलेज। तो आज हमारे पास टोटल कितना नॉलेज है इस पे क्या डिपेंड करेगा कि आगे हमारा जो फ्यूचर का डेवलपमेंट है उसका डायरेक्शन कैसा होगा। अगर आपको सही नॉलेज है, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज है अच्छे से, तो आपका जो फ्यूचर का डेवलपमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से होगा, काफ़ी अच्छे दिशा में होगा। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है आज, तो आप फ्यूचर का जो डेवलपमेंट है कैसे करोगे, बहुत धीमी गति से करोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना, जो बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हेंस द मेथड ऑफ हिस्ट्री कैन प्रूव टू बी ऑफ वैल्यू इन द रिसर्च ऑफ वेरियस फील्ड्स। तो जो मेथड ऑफ हिस्ट्री है ये इसका वैल्यू कहाँ पे है, बहुत सारी जो फील्ड्स है उसकी रिसर्च में है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तो अभी हम लोग इंडिविजुअल फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। पहला फील्ड है हमारा फिलोसॉफी। द हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ वेरियस आइडियोलॉजीज, द इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस गिविंग राइज टू दोज आइडियोलॉजीज एंड देयर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। तो जो फिलोसॉफी का हिस्ट्री है ये हमें क्या समझने में मदद करता है कि अलग अलग आइडियोलॉजीज, मतलब जो विचारधाराएं हैं अलग अलग, वो समझने में मदद करता है। जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस है, मतलब जो अलग अलग तरह के जो विचार है जिसकी वजह से ये आइडियोलॉजीज डेवलप हुई है, जो लोग हैं इसके पीछे, जो विचारवंत है, बुद्धिजीवी है इसके पीछे, फिलोसोफर्स है, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड देयर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, और उनका हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट है वो। फिलोसॉफी नीड्स लैंग्वेज एज अ मीडियम of expression. In order to understand the philosophical expression, knowledge of the history of language proves useful. तो फिलोसॉफी को समझने के लिए क्या ज़रूरत है, जो है लैंग्वेज, हम लोग को कौन सी भाषा में सीखना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फिलोसोफर्स तो सारे जो है दुनिया में हो चुके हैं, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग फिलोसोफर्स ने अपनी अलग अलग थ्योरी बताई है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ग्रीक में जो थ्योरी बताई होगी वो सेम एज इंडियन थ्योरी, तो हो भी सकता है सेम एज इंडियन थ्योरी, लेकिन क्या है लैंग्वेज में डिफरेंस होगा, क्योंकि ग्रीस में जो बताया होगा थ्योरी वो ग्रीक लैंग्वेज में होगा और इंडिया में जो बताया होगा वो इंडियन लैंग्वेज में होगा। तो हमारा कोई भी लोकल लैंग्वेज आप ले लो तो उसमें शायद वो थ्योरी आई होगी, ठीक है। इसके लिए क्या ज़रूरी है, लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। तो फिलोसॉफी में लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, और कोई भी फिलोसॉफिकल एक्सप्रेशन समझने के लिए क्या ज़रूरी है, वो लैंग्वेज का जो हिस्ट्री है उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो फिलोसॉफी का भी हिस्ट्री है खुद का, जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है अगर हम लोग को फिलोसॉफी स्टडी करना है तो। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। इसको आप अंडरलाइन करके रखना, आपको शायद ही फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, या फिर कोई भी वन वर्ड या ऐसा वन मार्कर करके क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये आप अंडरलाइन करके रखिए। सेकेंड फील्ड जो है हमारे पास ये है साइंस। द हिस्ट्री ऑफ साइंस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशंस एंड थ्योरीज। तो साइंस की हिस्ट्री हम लोग अगर पढ़ेंगे तो क्या जानने में हमारी मदद करेगी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब कोई भी चीज़ जो है सीक्वेंस में होती है ना, एक ऑर्डर में होती है पर्टिकुलर। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसा रैंडमली हो गया,
तो पहले जैसे मैंने आपको बताया था, इंसान खुद जो है एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, तो इंसान खुद पहले डेवलप हुआ, फिर उसने छोटी छोटी जो नेचर से चीज़ें थी उससे डिस्कवरी की, वेपन्स बनाए, व्हील्स बनाए, ठीक है। फिर उसने रहने के लिए, अपने लिए, खुद के लिए घर बनाना शुरू किया, फार्मिंग शुरू किया। धीरे धीरे डेवलप होते होते क्या हो गया, फिर किंगडम्स बनने लगे, अलग अलग पहले ट्राइब्स थे, फिर ट्राइब्स के किंगडम बन गए, ठीक है। ऐसे क्या होते गया, चेंज होते गया। और जब इंसान खुद का जो नीड्स है सेटिस्फाई करना उसका कंप्लीट हो गया वो टास्क, तो क्या हो गया, वो जो है नेचर की डिस्कवरी करने लगा। तो कैसे हुआ, ग्रेविटेशन जो है उसका डिस्कवरी हुआ, फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है, लाइट बल्ब, उसका डिस्कवरी हुआ। तो इंसान कंफर्ट की तरफ बढ़ने लगा, ठीक है, नीड्स को छोड़ के कंफर्ट की तरफ बढ़ने लगा। तो ये क्या हो गया, एक ऑर्डर में हुआ, एक सीक्वेंस में हुआ, ऐसा कुछ भी रैंडमली नहीं हुआ ना। तो ये जो है ऑर्डर, ये सीक्वेंस जो है साइंटिफिक डिस्कवरी, इन्वेंशन या थ्योरी का, ये समझने के लिए हम लोग को साइंस की हिस्ट्री समझना बहुत ज़रूरी होता है। इट कैन ऑल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड द कॉज इफेक्ट चेन दैट लेड टू दोज डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। तो इसकी वजह से हमें और क्या पता चलेगा, किस चीज़ के बारे में, कॉज इफेक्ट चेन। तो कॉज इफेक्ट चेन क्या होता है, कोई भी इफ़ेक्ट, मतलब कोई भी रिएक्शन के लिए एक्शन जैसे ज़रूरी होता है, वैसे कोई भी इफ़ेक्ट या कोई भी रिजल्ट के लिए कोई ना कोई कॉज, मतलब रीज़न ज़रूरी होता है। तो कोई भी चीज़ जो घटित होती है वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से ही होती है। इसे क्या कहते हैं, कॉज इफेक्ट चेन। तो कॉज की वजह से उसका रिजल्ट क्या होता है, इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। तो ये जो कॉज इफेक्ट चेन है, रीज़न एंड उसका रिजल्ट कोई भी घटना का, ये समझने में इसके पीछे का जो डिस्कवरी और इन्वेंशन के पीछे का कॉज इफेक्ट चेन है। तो अगर आपको एग्जांपल दूँ तो न्यूटन जो है, जिन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स का डिस्कवरी किया, तो उन्हें पता नहीं था पहले से कि कोई ऐसी फोर्स जो है एग्जिस्ट करती है। तो आपको ये सब स्टोरी पहले आप बचपन से सुनते रहोगे कि वो पेड़ के नीचे बैठे थे और एप्पल गिरा, तो उन्होंने ये सोचा कि ये ज़मीन की तरफ ही क्यों आया, ये उल्टी दिशा में क्यों नहीं गया। तो उनका जो रिजल्ट है, दैट इज़ डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इज़ द रिजल्ट ऑफ व्हाट, इज इफेक्ट ऑफ कॉज। कॉज क्या था, वो एप्पल का गिरना। तो एप्पल गिरा, वो रीज़न की वजह से क्या हो गया, इफ़ेक्ट क्या मिला हम लोग को, ग्रेविटेशनल फोर्स का डिस्कवरी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसे हम लोग कहेंगे कॉज इफेक्ट चेन। तो ये जो डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस हुई है, उसका कॉज इफेक्ट चेन समझने में हमें क्या हो जाएगी, बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत मदद हो जाएगी। इट इज़ सेड दैट नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशंस। तो ऐसा मराठी में भी बहुत प्रचलित है कहावत कि गरज ही शोधाची जननी आहे। मतलब जो भी ज़रूरत जो है वो क्या है, शोध की, मतलब इन्वेंशन की क्या है, माता है, ठीक है। तो अगर हम लोग को ज़रूरत नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, वो चीज़ ढूंढेंगे क्या, वो डिस्कवरी करेंगे क्या, नहीं करेंगे। ज़रूरत है तभी ही हम लोग क्या करेंगे, वो डिस्कवरी करेंगे, ठीक है। तो साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशंस आर ऑफन द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स टू फुलफिल अ नीड एंड ऑल्सो क्यूरियोसिटी। तो साइंटिफिक डिस्कवरीज और इन्वेंशंस क्या है, ये किसका इफेक्ट है, ह्यूमन एफर्ट्स का। तो वो ह्यूमन एफर्ट्स क्यों किए गए, उसका रीज़न क्या था, एक तो आइदर फुलफिलमेंट ऑफ नीड, ज़रूरत की जो पूर्ति है वो करना, या फिर क्यूरियोसिटी। तो अभी व्हील का जो है डिस्कवरी हुआ, ठीक है, व्हील का इन्वेंशन हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि ज़रूरत थी। इंसान जो है वो एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए उससे चीज़ों को बहुत दिक्कत हो रही थी, इसके लिए उसने व्हील का जो है डिस्कवरी किया। और उसी की वजह से क्या हो गया, वो जो है नीड की वजह से उसने क्या किया, डिस्कवर किया। लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर आपको और मुझे आज भी पता नहीं होता ग्रेविटेशनल फोर्स, तो क्या हमें कुछ फ़र्क पड़ता, नहीं पड़ता। नोइंग इज़ बेटर। लेकिन अगर समझो नहीं पता होता, किसी ने ढूंढा ही नहीं होता, तो क्या हम लोग सब आसमान में उड़ रहे होते, नहीं ना, हम लोग अभी भी हम लोग ज़मीन पे चलते ही रहते होंगे, ठीक है।
प्रोवाइडेड कि हम लोग को बाकी की जो है फैसिलिटी शायद नहीं मिलती, लेकिन क्या हो जाता, उससे ज़्यादा चेंज नहीं होता, लेकिन उसका जो डिस्कवरी है वो क्यों हुआ, क्यूरियोसिटी की वजह से डिस्कवरी हुआ। अगर न्यूटन को क्यूरियोसिटी नहीं होती ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में तो कैसे वो ढूंढते, है ना। तो क्या होता है, दो ही चीज़ों की वजह से, ह्यूमन एफर्ट्स की वजह से हम लोग को साइंटिफिक डिस्कवरीज या इन्वेंशन एज अ इफेक्ट मिलती है, दैट इज नीड एंड क्यूरियोसिटी। तो ये आप अंडरलाइन करके रखिए, आपको शायद 1 मार्कर में पूछेंगे या 2 मार्कर्स में। These efforts are based on already available scientific knowledge। तो ये जो एफर्ट्स है किस पे बेस्ड होते हैं, जो पहले से ही अवेलेबल है साइंटिफिक नॉलेज उस पे बेस्ड होते हैं। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस helps in understanding the factors that facilitated a scientific discovery, invention and also its chronology। तो इसका ओवरऑल पैराग्राफ का कंक्लूजन क्या है, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस क्यों होना चाहिए, क्या अंडरस्टैंड करने के लिए, कौन से फैक्टर्स कि कौन सी चीज़ों की वजह से साइंटिफिक डिस्कवरी या इन्वेंशन हुआ एंड उसका सीक्वेंस क्या था, ये अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट फील्ड है हमारा टेक्नोलॉजी। द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस एंड देयर कॉजेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कमोडिटी प्रोडक्शन, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। तो टेक्नोलॉजी का हिस्ट्री जान के हम क्या करेंगे, ये हमें कहाँ कहाँ मदद करेगा, कौन से फील्ड्स में, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन मतलब खेती में, कमोडिटी प्रोडक्शन मतलब जो अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है हम लोग खरीदते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं इंसान, वो कमोडिटी के प्रोडक्शन में हमें टेक्नोलॉजी की मदद होगी। तो सोचिए अगर मशीन्स नहीं होते तो हमारी लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट होती। ये जो चीज़ें हैं जो इतनी रफ्तार में प्रोड्यूस की जाती है, अगर सिर्फ मैन पावर से अगर की जाती तो कितनी धीमी गति में डेवलपमेंट होता। लेकिन क्योंकि मशीन्स है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की है, तो क्या हो जाता है, पेस भी जो है डेवलपमेंट का बढ़ जाता है, राइट। फिर आगे है आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग। तो पहले जो था इतना डेवलप नहीं था, फिर भी लेकिन जो पुराने ज़माने के आर्किटेक्चर्स है देन बिल्डिंग्स जो है बनाई हुई, स्कल्पचर्स है, वो काफ़ी क्या है, लुभावनी है। लेकिन आज जो है आर्किटेक्चर इतना और इंजीनियरिंग इतना जो तरक्की कर चुका है, इसकी वजह से क्या होता है, हम लोग को अलग अलग जो है चीज़ें देखने को मिलती है, अलग अलग तरह की बनावट, अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिलती है। तो इसका जो है यूज़ कहाँ पे होता है, अगर हम लोग को टेक्नोलॉजी का हिस्ट्री पता होगा तो। साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो साइंटिफिक डिस्कवरीज और इन्वेंशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ये क्या है, एक दूसरों पे डिपेंड करते हैं। कैसे कि अगर कोई डिस्कवरी होगी तो क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजिकल हमारा एडवांसमेंट हो जाएगा। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो जैसे समझिए स्पेस का खोज हुआ, देन सैटेलाइट भेजे गए, सैटेलाइट की वजह से नेटवर्क इस्टेब्लिश हुआ तो इंसान जो है मोबाइल्स यूज़ करने लगे, मतलब फ़ोन यूज़ करने लगे टू कॉन्टैक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो वायर्ड हो या वायरलेस हो, ये कॉन्टैक्ट पॉसिबल हुआ। उसके बाद क्या हुआ, फिर हम लोग मोबाइल्स लेने लगे, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें थी, नेटवर्क्स अवेलेबल था, तो क्या हो गया, उतने ज़्यादा जो है मोबाइल्स में भी डेवलपमेंट होने लगे। फिर इंटरनेट है, इंटरनेट का खोज हुआ, आज हम लोग रेगुलरली इंटरनेट यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि इंटरनेट की खोज हुई, इंटरनेट का जो है अंतर्जाल का खोज हुआ था, इसके लिए उसका इन्वेंशन, डिस्कवरी हुआ था, इसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि डिस्कवरी हुआ, आज हम लोग इतने पैमाने पे उसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे फ़ोन्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग मॉडल्स के लेटेस्ट फ़ोन्स हर रोज़ बाज़ार में आ रहे हैं, है ना। तो क्या होता है, साइंटिफिक डिस्कवरी की वजह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता रहता है। जितना अच्छे से आप डिस्कवर करोगे, पहले बहुत कम स्टोरेज मिलता था बेसिक कंप्यूटर्स में भी, लेकिन हमारे फ़ोन्स में ही आजकल इतना ज़्यादा स्टोरेज है कि पहले के अब 15-20 कंप्यूटर मिला लोगे फिर भी आपको क्या नहीं मिलता था, एक फ़ोन का बेसिक स्टोरेज भी नहीं मिलता था। तो क्या हो जाता है, उसी टेक्नोलॉजी में जैसे धीरे धीरे एडवांस करके
स्टोरेज का जो है कैपेसिटी बढ़ाते गए लोग, वैसे ही नए नए मोबाइल फ़ोन के मॉडल्स जो है वो आते गए मार्केट में। इससे हमारी लाइफ तो काफ़ी आसान हो ही गई है, लेकिन क्या हो गया है, हमें ये बात का पता चल रहा है कि साइंटिफिक डिस्कवरी की वजह से ही हम लोग का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो होता रहता है। ठीक है, आगे क्या दिया है, नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एट एवरी स्टेप फ्रॉम द मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। तो साइंस और टेक्नोलॉजी का नॉलेज पहले से ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट है लाइफ के हर स्टेज में, ह्यूमन के कहाँ से कहाँ तक। जैसे स्टोन से पहले वेपन्स बनाए जाते थे, हथियार बनाए जाते थे, टूल्स बनाए जाते थे, और वहाँ से लेके एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो किया जाता था, जब भी बहुत इंसान प्रिमिटिव स्टेज में था तभी, तो वहाँ से लेके एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन तक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा है नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसे इंसान ने डिस्कवरीज की धीरे धीरे कि कौन से चीज़ें जो है खाने लायक है, तो उन चीज़ों की क्या की गई, धीरे धीरे खेती की गई। फिर उसके ऊपर जो है अच्छा खासा उनको मेहनत करना पड़ा होगा टू अंडरस्टैंड, और उसके काफ़ी उनको नॉलेज जो है उनको मिला होगा उससे भी, ट्रायल एंड एरर मेथड से। और वही नॉलेज जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, आज भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग को सब रेडीमेड पता चलता है ना कि कौन सी चीज़ें खाने लायक है और नहीं है ना। तो हर स्टेज में लाइफ के काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा था नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Later, the advancement of science promoted the mechanization of production. तो साइंस का एडवांसमेंट से क्या हुआ था, मैकेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो पहले जो है कपड़े जो है हैंडलूम्स में बनाए जाते थे, है ना। तो उसके बाद क्या हो गया, अभी मशीन्स आ रही है, तो बहुत ज़ोर से क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पैमाने पे जो है टेक्सटाइल का, कपड़े का प्रोडक्शन होता है। और हम लोग को जो है एक बेसिक सा कपड़ा भी बहुत आसानी से बन के मिल जाता है। तो क्या हो गया, ये जो है टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट हुआ उसकी वजह से मैकेनाइजेशन, मतलब मशीन है, इंसान की जगह मशीन क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, है ना। लेटर ये हो गया, इट इज़ नेसेसरी टू नो द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ मैकेनाइजेशन एंड द म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जब हम लोग डेवलपमेंट ऑफ मैकेनाइजेशन की बात करते हैं और म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जो हम लोगों ने सारे एग्जाम्पल देखे और जो पूरा पैराग्राफ पढ़ा, उसका कंक्लूजन यही है कि ये चीज़ों को अगर समझना है तो हमें हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तभी ही हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे डेवलप कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ फील्ड जो है इंडस्ट्री एंड commerce. The field of mutual social transaction expands with the growth of industry and trade. तो जो म्यूचुअल सोशल ट्रांजैक्शन है वो इंडस्ट्री और ट्रेड के ग्रोथ के साथ क्या क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, इट ऑल्सो प्रमोट्स कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ द नेटवर्क ऑफ कल्चरल इंटरैक्शंस। तो उसकी वजह से क्या होता है, कंटिन्यूस डेवलपमेंट होता है, और क्या बिल्ड होता है, नेटवर्क ऑफ कल्चरल इंटरैक्शन बिल्ड होता है। तो समझिए अगर एक जगह पे कोई चीज़ बनती हो, तो पहले आपने देखा होगा कि ट्रेड के लिए लोग जो है आते जाते थे, और ट्रेड के ही लिए जब भी आते जाते थे तो इंडिया का खोज हुआ था, राइट, अमेरिका का खोज हुआ था उससे। तो यही रीजंस है। एंड देन इंडिया जो है ट्रेड का बहुत बड़ा मार्केट था, क्योंकि स्पाइसेस जो है मैक्सिमम इंडिया में बनते थे और उसका प्रोडक्शन इंडिया में ज़्यादा था, और यहाँ से वो एक्सपोर्ट किए जाते थे। तो ट्रेड जो था वो काफ़ी कॉमन ग्राउंड था। आज भी ट्रेड के लिए जैसे हम लोग देखते हैं, कोई भी चीज़ जो है, अगर कोई भी अब्रॉड से चीज़ बनी हुई है वो इम्पोर्ट हो रही है। जैसे अभी हम लोग की जो फ्यूल्स है, पेट्रोल एंड डीजल, वो सब जो फ्यूल्स है, नेचुरल गैस, वो सब इंपोर्ट किए जाते हैं किसी बाहरी देश से। और हमारे पास जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, समझिए मैंगोज़ जो है, इंडियन मैंगोज़ आर वेरी फेमस, तो वो क्या किए जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो ये क्या हो गया, ट्रेड हो गया दो कंट्रीज़ के बीच में।
तो ऐसे ही क्या हो जाता है, कल्चरल इंटरैक्शंस बढ़ता है और इसकी वजह से कंटिन्यूस जो है डेवलपमेंट होता रहता है। एंड इट ऑल्सो बूस्ट द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड ऑल्सो इकोनॉमी। ठीक है, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल मैनेजमेंट। तो ये जो है नेटवर्क ऑफ कल्चरल इंटरैक्शन का जो डेवलपमेंट किया जाता है वो क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल मैनेजमेंट। जब तक आप लोगों से बात करके उन्हें बताओगे नहीं, जब तक आप उनको नॉलेज नहीं दोगे कि आप कौन सी चीज़ पे ट्रेड करना चाहते हो, तब तक क्या नहीं हो सकता, तब तक क्या आप अपना जो प्रोडक्ट है वो बेच पाओगे, क्या आप जो है ट्रेड कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे, नहीं ना। तो इसके लिए कल्चरल इंटरैक्शन का नेटवर्क बिल्ड करना वो क्या है, कमर्शियल मैनेजमेंट के लिए और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ दिस प्रोसेसेस। तो इसके लिए क्या हो जाता है, हिस्ट्री जो है ये प्रोसेस का समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। द नेचर ऑफ द मार्केट एंड कॉमर्स हैज़ कंटिन्यूड टू चेंज। Accordingly, the nature of human relationships and the social organizations also has continued to change. तो जैसे मार्केट कॉमर्स का नेचर जो है चेंज होते जा रहा था, वैसे ही क्या होता गया, ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का नेचर भी जो है वो चेंज होता गया। To understand this development, it is necessary to study the history of culture, social organizations and economic institutions. तो यही जो है डेवलपमेंट को समझने के लिए क्या ज़रूरी था, हिस्ट्री ऑफ कल्चर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। क्योंकि हर जगह पे अलग अलग इकोनॉमिक जो है सिस्टम चलता है, अलग अलग सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल सिस्टम्स चलते हैं, अलग अलग कल्चर होता है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है फॉर व्हाट, ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, नेक्स्ट फील्ड हमारा है मैनेजमेंट स्टडीज़। In order to understand various factors involved in the chain of production, such as means of production, human resources and processes of production, as well as the chain of market and sales management, etc., it is essential to have a knowledge of similar functional systems of the past. तो क्या बोला है, देखिए क्या क्या अंडरस्टैंड करने के लिए कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व है चेन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जैसे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब किस माध्यम से प्रोडक्शन किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्सेस एंड प्रोसेसेस। तो जो ह्यूमन रिसोर्सेस है वो, और प्रोसेस क्या है प्रोडक्शन का, किसी भी आइटम का, किसी भी प्रोडक्ट का, वो, और चेन ऑफ मार्केट एंड सेल्स मैनेजमेंट। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे लेकिन उसको बेचोगे नहीं तो क्या करोगे उसका बना के, है ना। तो इसके लिए क्या ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, उसका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब किस तरीके से प्रोडक्शन किया जाना चाहिए। आप सिर्फ मैन पावर यूज़ करोगे क्या प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर कोई मशीन्स है, मशीनरी है, वो यूज़ करोगे। ठीक है, ये सब चीज़ें समझना। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है, आप कहाँ कहाँ पे मैनुअल जो है काम रख सकते हो। अगर मशीनरी भी है तो कहीं ना कहीं तो मैनुअल उसको सुपरविजन चाहिए, तो वो सब समझना। और जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो यूज़ करके आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप प्रोडक्ट का प्रोडक्शन, कमोडिटी का प्रोडक्शन कर सकते हो वो। एंड प्रोसेस क्या होगा उसका, तो अगर कोई टेक्सटाइल है आपका, कोई भी गारमेंट का या कपड़े का अगर प्रोडक्शन करना है तो फिर कॉटन आना चाहिए, कॉटन से फिर धागा बनेगा, फिर धागा जो है उसको डाई किया जाएगा, फिर वो डाई किए हुए धागे से क्या होगा, कपड़ा जो है वो बनाया जाएगा। तो ये हो गया उसका बेसिक प्रोसेस। तो ये आपको डिसाइड करना है। तो अगर धागा पहले डाई करना है या पूरा कपड़ा सीलने के बाद उसको डाई करना है, ये भी आप पे डिपेंड करता है। तो आपको कमोडिटी प्रोड्यूस करनी है उसकी क्या चाहिए, अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, किस चीज़ की, प्रोसेस की। ठीक है, वो आपको डिसाइड करना होगा। तो और चेन ऑफ मार्केट एंड सेल्स मैनेजमेंट। तो अगर आप यहाँ पे इंडिया में कोई ऐसी चीज़ अगर बेचोगे नायाब जो यहाँ के क्लाइमेट में सूटेबल है, यहाँ के लोगों को वो भाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग ख़रीद पाए, अफोर्डेबल हो, तो ही वो चीज़ जो है वो बिकेगी।
अगर आप यहाँ पे लाके सीधा जो है बहुत एक्सपेंसिव चीज़ जो किसी के काम की नहीं हो ऐसा अगर कुछ बेचोगे तो क्या लोग खरीदेंगे? नहीं। इसके लिए नेचर ऑफ मार्केट एंड जो उसका सेल्स का मैनेजमेंट है, तो अगर आपको प्राइस भी अगर ऊपर नीचे करना पड़े कभी टू सेल योर प्रोडक्ट, तो आपको वो भी मैनेज करना होगा। तो ये सब आपको आना चाहिए। और इसके लिए क्या ज़रूरी है, जो नॉलेज है, ऐसा अगर जो ट्रेड है या ऐसा बिजनेस है वो पास्ट में कैसे चलाया जाता था, उसका फंक्शनल सिस्टम क्या था, उसका नॉलेज काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। It is essential to understand the psychological character of people working at various levels in the chain of production and marketing for healthy management. तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्या है ज़रूरी, आपको नेचर ऑफ मार्केट तो समझना ही है, लेकिन आपके ही बिजनेस में जो अलग अलग लोग काम कर रहे होंगे उसके साइकोलॉजिकल कैरेक्टर समझना और उस हेल्दी मैनेजमेंट का मार्केटिंग, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल नहीं रखोगे तो आपके साथ कौन बिजनेस करेगा, आपके साथ कौन काम करेगा, है ना, कोई नहीं करेगा। इसके लिए हेल्दी मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग एंड आपके जो एम्प्लॉयज़ है उनका साइकोलॉजिकल कैरेक्टर का अंडरस्टैंडिंग ये बहुत ज़रूरी होता है। In order to achieve it, understanding of the social and economic institutions that support the industrial and commercial processes is important. और यही अचीव करने के लिए क्या ज़रूरी है, सोशल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस का सपोर्ट ज़रूरी है जो ऐसे इंडस्ट्रियल और कमर्शियल प्रोसेस को है मैनेज करती है। ठीक है। Knowledge of history in this regard makes the management at various levels easier. तो ऐसा अगर ये सब चीज़ों का अगर आपको नॉलेज है, इसका हिस्ट्री का नॉलेज है, तो आपका जो मैनेजमेंट है वो बहुत जो है लेवल्स पे इजी हो जाएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास फील्ड आर्ट्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस आर्ट फॉर्म्स with the help of their style of expression and their foundation in the form of intellectual, emotional, cultural traditions. तो अलग अलग आर्ट फॉर्म्स जो है, जो हर कल्चर में होते ही है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग को उसका डेवलपमेंट जो है समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो कैसे आप समझोगे, स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन क्या है एंड देयर फाउंडेशन इन फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, कल्चरल ट्रेडिशनल्स। तो लोगों के दिल दिमाग में और इमोशनली वो आर्ट फॉर्म्स जो है वो कितने कनेक्टेड है, उन लोगों के लिए उसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कोई भी आर्ट फॉर्म का डेवलपमेंट अगर समझना हो तो। ठीक है। और किस स्टाइल से उसको एक्सप्रेस किया गया है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। The key to the expression in any art form, emotional temperament of the artist and the developmental history of the respective art form can be understood with the help of cultural history. तो ये जो है की टू एक्सप्रेशन इन एनी आर्ट फॉर्म, तो ये जो कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया, अगर समझिए वो रिटर्न फॉर्म में है, मतलब क्या हो गया, तब तक जो है राइटिंग इस चीज़ का जो है डिस्कवरी हो चुका था। लोगों ने स्क्रिप्ट और ड्राइंग और इंक और पेपर, ये सब चीज़ों की क्या हो चुकी थी, लोगों ने खोज कर चुके थे लोग। ठीक है। और अगर ओरल फॉर्मेट में है तब हम लोग को क्या समझ में आएगा उससे कि लैंग्वेज कितना डेवलप हो चुका था तब तक, क्योंकि इट इज़ स्पोकन इन अ सर्टेन लैंग्वेज, तो हम लोग को वो समझ में आएगा कि वो आर्ट फॉर्म जो है तभी का लैंग्वेज कितना डेवलप हो चुका था। ठीक है। तो ये सब हम लोग को समझ में आता है। तो ये एक्सप्रेशन समझने के लिए क्या की है, मेजर क्या फैक्टर्स है, इमोशनल टेम्परामेंट ऑफ द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का इमोशनल टेम्परामेंट उससे हम लोग को समझना होगा, एंड डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ रिस्पेक्टिव आर्ट फॉर्म, ये हम लोग को समझना है कैसे, किसकी मदद से, कल्चरल हिस्ट्री की मदद से। नेक्स्ट है ह्यूमैनिटीज़। ठीक है। हमारा अगला फील्ड है ह्यूमैनिटीज़। ह्यूमैनिटीज़ इंक्लूड disciplines like history, archaeology, sociology, anthropology, political science, economics, etc. तो ये जो सारे fields है ये disciplines है, history, archaeology, sociology। ठीक है। ये सब समझने के लिए हमें क्या करना होगा, history of the origin and development of these disciplines is an essential part of their learning। तो इसका origin,
और इसका हिस्ट्री एंड इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ ये समझना बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड ये सारे जो ह्यूमैनिटीज़ के फील्ड है उनको, ठीक है, ये जो डिसिप्लिन्स है उनको। ऑल डिसिप्लिन्स आर सपोज टू हैव देयर ओरिजिन इन फिलोसॉफी। तो ये सारे जो ह्यूमैनिटीज़ के डिसिप्लिन्स हैं उनका ओरिजिन कहाँ पे है, कहाँ जाता है, फिलोसॉफी में है, ये कहाँ जाता है, ठीक है। Ancient people all over the world tried to speculate in order to understand the relationship between the universe and human existence. तो जो प्राचीन समय के जो लोग थे पूरी दुनिया भर के, वो हमेशा समझने की कोशिश कर रहे थे कि यूनिवर्स और ह्यूमन एग्जिस्टेंस का क्या संबंध है वो। It gave rise to various mythological stories about the origin of this world and the universal order, human life, gods and goddesses, rituals and their philosophical explanation. तो ये रिलेशनशिप समझते समझते ही क्या हो गए, बहुत सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज जो है वो क्या हो गई, बनती चली गई। जैसे कि ये वर्ल्ड का जो है ओरिजिन कैसे हुआ, इस संसार का जो है वो उगम कैसे हुआ, फिर यूनिवर्सल ऑर्डर क्या है, ह्यूमन लाइफ क्या है, कैसे आया एग्जिस्टेंस में, गॉड एंड गॉडेसेस क्या है, वो कैसे एग्जिस्टेंस में आए, ठीक है, और अलग अलग रिचुअल्स और फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन। मतलब जैसे हम लोग अभी यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, ठीक है, तो अलग अलग ऐसे रिचुअल्स जो है, मैरिज, ठीक है, ये सारे रिचुअल्स और क्या है उनके फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशंस क्या होते गए, राइज होते गए। रूट्स ऑफ फिलोसॉफिकल पॉन्डरिंग्स आर टू बी फाउंड इन दीज माइथोलॉजिकल स्टोरीज। तो जो फिलोसॉफिकल ये पॉन्डरिंग्स है, मतलब जस्ट थॉट्स है, वो उसके रूट्स कहाँ मिलेंगे आपको, माइथोलॉजिकल स्टोरीज में मिलेंगे। Various disciplines under humanities have theoretical foundations based on philosophical theories. तो अलग अलग जो डिसिप्लिन्स है ह्यूमैनिटीज़ के अंडर उनके क्या है, थियोरेटिकल फाउंडेशंस बेस्ड ऑन फिलोसॉफिकल थियोरीज। तो अलग अलग फिलोसॉफिकल थियोरीज पे उनके थियोरेटिकल फाउंडेशंस बेस्ड है। Only historical knowledge can help us in understanding this developmental stages. तो सिर्फ इस चीज़ का हिस्टोरिकल नॉलेज ही हम लोग को ये सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस जो है अंडरस्टैंड करने में मदद करेगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे फील्ड्स कंप्लीट, ओके। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं टुवर्ड्स अप्लाइड हिस्ट्री एंड आवर प्रेजेंट। People often ask about the practical value of history. The answer to the question about the nature of applied history answers this question as well. तो जैसे अब हम लोगों ने फर्स्ट इसमें ही पेज पे ही देखा था कि लोग जो है जनरली पूछते हैं कि हिस्ट्री का प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है, कि हम लोग डे टू डे लाइफ में उसको कैसे यूज़ करते हैं और उसकी क्या ज़रूरत है। तो इसका आंसर किस में हम लोग को मिलेगा, नेचर ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री में इसका आंसर हमें मिलेगा। द विजिबल एंड इनविजिबल रिलिक्स ऑफ द पास्ट एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट। वी नर्चर सम काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी, अट्रैक्शन टुवर्ड्स देम। वी विश टू नो more about their history because they represent the creative thoughts and traditions of our ancestors. It is our heritage. तो विजिबल और इनविजिबल रिलिक्स जो है पास्ट के जो चीज़ें हैं वो आज भी एग्जिस्ट करती है। एंड हम लोग क्या करते हैं, ये सारे जो थॉट्स है, ये सारे जो चीज़ें हैं, आइडियोलॉजीज़ है या एक्चुअल फिजिकल कोई ऑब्जेक्ट है, उनको हम लोग नर्चर करते हैं इन सम काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी, अट्रैक्शन टुवर्ड्स देम। तो या तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ अट्रैक्शन हम लोग क्या करते हैं, उसको नर्चर करते हैं, संभाल के रखते हैं। और हम लोग को उसकी जो हिस्ट्री है वो जानने में बहुत इंटरेस्ट होता है और बहुत इच्छा होती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे एंसेस्टर थे, उनका क्रिएटिव थॉट्स और हमारे जो ट्रेडिशंस है उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारा क्या है, हेरिटेज है। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग आवर आइडेंटिटी। तो हम आज जो भी है, हमारी जो आइडेंटिटी है
वो बिल्ड करने में कहीं ना कहीं ये हिस्टोरिकल इवेंट्स या हिस्टोरिकल चीज़ों का या थॉट्स का, आइडियोलॉजीज़ का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी है। द हिस्ट्री ऑफ आवर हेरिटेज लिंक्स अस विद आवर ओरिजिन। तो हमारे हेरिटेज का जो हिस्ट्री है वो कहाँ पे लिंक करता है हमें, हमारे ओरिजिन से। तो जहाँ से ये सब चीज़ की शुरुआत हुई थी, जहाँ से हमारे एग्जिस्टेंस की, हमारे जो आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस है वहाँ की शुरुआत हुई थी, उससे हमको लिंक करता है। ठीक है, मतलब कनेक्ट करता है। Hence, it becomes necessary to preserve and conserve it for future, for our benefit as well as for the benefit of future generations. तो इसके लिए क्या हो जाता है, ये बहुत नेसेसरी हो जाता है कि हम लोग उसको प्रिजर्व और कंजर्व करें फॉर फ्यूचर। तो हम लोग का तो उसमें भलाई है ही, हम लोग का अंडरस्टैंडिंग के लिए, हम लोग के समझने के लिए तो है ही, लेकिन उससे क्या हो, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स हो वो भी बेनिफिट कर सके, इसके लिए उसको प्रिजर्व और कंजर्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अप्लाइड हिस्ट्री इज कंसर्न्ड विद द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज एंड मेक इट एक्सेसिबल टू पीपल। तो अप्लाइड हिस्ट्री का क्या काम है, अप्लाइड हिस्ट्री किस चीज़ से कंसर्न है, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज, हमारे हेरिटेज का प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन, तो उसको बचाना और संभालना ये अप्लाइड हिस्ट्री का काम है। और क्या करता है अप्लाइड हिस्ट्री, मेक्स इट एक्सेसिबल टू पीपल। तो लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड करता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुंचना, उनको एक्सेसिबल होना, ये काम क्या करता है, अप्लाइड हिस्ट्री करता है। हेरिटेज मैनेजमेंट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो हेरिटेज मैनेजमेंट जो है वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं एम्प्लॉयमेंट के। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने देखा था कि अलग अलग जैसे प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं, रिसर्च और प्रोजेक्ट्स कंडक्ट किए जाते हैं इन सब चीज़ों के लिए, तो उससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बढ़ते हैं। इन ब्रीफ, अप्लाइड हिस्ट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर प्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री एंड फाइंडिंग राइट डायरेक्शन फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर फ्यूचर। तो शॉर्ट में क्या कहा जाता है, कहा जा सकता है कि अप्लाइड हिस्ट्री कैसे डिस्क्राइब होगा, इट इज़ व्हाट अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर प्रेजेंट, हम लोग का जो प्रेजेंट है, आज जो है हम लोग का करंट लाइफस्टाइल, ये समझना किसकी मदद से, हिस्ट्री की मदद से, और आगे जो है फ्यूचर को ढूंढने का, हम लोग को फ्यूचर का डेवलपमेंट का राइट डायरेक्शन को ढूंढना, ये अप्लाइड हिस्ट्री है। ठीक है, तो 3 चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है, व्हाट इट इज़, 2 ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, क्या कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर प्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री। तो प्रेजेंट को अंडरस्टैंड करना है हिस्ट्री की मदद से, और क्या करना है, फ्यूचर का राइट डायरेक्शन हम लोग को ढूंढना है। ठीक है, बेनिफिट के लिए। तो आई थिंक लेसन अभी काफ़ी लंबा हो चुका है, और अभी हम लोग जो है 3.4 मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, वो है अगले पार्ट में करेंगे। आपको आई होप ये सारा लेसन जो है समझ में आ गया होगा, और हम बाकी का जो है अगले वीडियो में, अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक आप ये पार्ट देखिए, समझिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल का आइकॉन टैप करना मत भूलना। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको क्या लगा ये पढ़ के, और आपको कोई सजेशन है तो आप ज़रूर उसमें ड्रॉप कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम।